हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में। इमरजेंसी प्रोविज़न्स जो ये चैप्टर्स है ये यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए और बाकी जितनी भी अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या फिर सीएपीएफ हो गया या और भी एग्ज़ाम हो गया, या कोई फॉर एग्जांपल स्टेट पीसीएस के अलावा और भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू, एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू कभी ना कभी मिल जाता है, उसमें भी काम आएंगे। और यूपीएससी और पीसीएस के लिए तो इसका इम्पोर्टेंस है ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में। तो सवाल आता है कि इमरजेंसी प्रोविज़न है क्या। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा बेसिक बात ये बता देते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न्स को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है पार्ट 18 में, नंबर 1 इमरजेंसी प्रोविज़न को कहाँ रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 18 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने हैं, 25 यानी 25 पार्ट है। 25 पार्ट में पार्ट नंबर 18 है, उसमें इमरजेंसी प्रोविज़न है। फिर से बताते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स है। 25 पार्ट्स में से जो पार्ट 18 है, उसी पार्ट 18 में रखा गया है इमरजेंसी प्रोविज़न। और इसको जो कवर करता है, आर्टिकल कवर करता है 352 से लेके 360 तक। आर्टिकल जो कवर करता है 352 से लेके 360 तक कवर करता है। और इसको लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है। 3 सवाल बनेंगे बेसिक। इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, तो पार्ट 18 में, नंबर 1। नंबर 2, ये किस आर्टिकल में कवर किया गया है, तो 352 से लेके 360 तक। नंबर 3, ये कहाँ से लिया गया है या इंस्पायर कहाँ से है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। इस चैप्टर के डिटेल में जाने से पहले कुछ सवाल होते हैं जो WH के वर्ड से शुरू होते हैं। ध्यान रखेंगे, WH के वर्ड से शुरू होते हैं। तो WH के कौन कौन से क्वेश्चन है, तो पहला है व्हाट। व्हाट से तो मुझे पता है और आप लोग को पता है कि व्हाट से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हजारों क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकते हैं। व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, ये सब जितने वर्ड है इनसे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। किसी भी टॉपिक को या चैप्टर को समझने के लिए एक बात ज़रूरी है कि अगर कोई स्टूडेंट हो, अगर कोई टॉपिक को गहराई में अगर डिटेल में समझना चाहता है, तो WH के जो वर्ड्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर से, वो WH से क्वेश्चन शुरू करे, सारे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके बाद सभी का आंसर ढूंढे तो उस चैप्टर को इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम वर्ड से शुरू करते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ इमरजेंसी, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में समझेंगे कि डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ इमरजेंसी क्या है। और दूसरा, ऑन व्हाट ग्राउंड, किस ग्राउंड पे इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है या लगाया जाता है। व्हाट वाज द व्यू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या व्यू था, विचार था, जब इमरजेंसी प्रोविज़न को रखा जा रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में, तो क्या विचार था BR अम्बेडकर को, उन्होंने क्या बात बोला, जो वॉल्यूम यानी जो कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट कि वॉल्यूम नंबर 7 पेज नंबर 34 में रखा गया, उसको मेंशन है। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर का कोई विचार जानना चाहता है, यानी ओपिनियन जानना चाहता है कि इमरजेंसी पे क्या था, तो उनको उसे जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट का जो वॉल्यूम 7 है पेज नंबर 34, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। फिर आता वाई, इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है, वाई या किस ग्राउंड पे क्यों लगाई जाती है। व्हेन, अब तक ये कितने बार लगा है और कब लगाया जाता है, ये भी दिया है। हु, कौन प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी को, तो समझ में आ जाएगा कि कौन करता है। क्या ये पावर PM के पास है या प्रेसिडेंट के पास है या गवर्नर के पास है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है या किसके पास है। वेयर, कहाँ प्रोक्लेम होता है, पूरे इंडिया में या इंडिया के किसी पार्ट में या स्टेट में, तो डिपेंड करता है कौन सी इमरजेंसी है। अगर वो नेशनल इमरजेंसी है तो किसी इंडिया के एक पार्ट में भी हो सकता है या पूरे इंडिया में हो सकता है। स्टेट इमरजेंसी तो वहीं लगेगी जहाँ पे स्टेट में, जिस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फॉलो नहीं किया गया हो, ठीक है, या फिर और बाकी ग्राउंड हो। हाउ, कैसे लगाया जा सकता है, क्या उसके लिए कैबिनेट या पार्लियामेंट
का कोई रोल है या नहीं है, क्या कैबिनेट कुछ लिख के देगी या नहीं देगी, या बिना लिखे उसको प्रोक्लेम किया जाएगा। 1975 में जो इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ था उसका ग्राउंड क्या था वो भी देखेंगे, और अगर अब कोई इमरजेंसी प्रोक्लेम होगा तो उसका ग्राउंड क्या होगा। ग्राउंड तो वही होंगे, पर हाउ, क्या तरीका उसमें बदलाव आया है नहीं आया, तो यहाँ समझेंगे अमेंडमेंट भी किस किस, सभी जगह अमेंडमेंट समझेंगे एक्चुअली। तो आते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। व्हाट से शुरू करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी का मतलब होता है जब अपने देश में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसको डील करने के लिए सरकार के पास कोई ऑप्शन या विकल्प ना बचे, लास्ट रिसोर्ट कुछ नहीं बचे, इमरजेंसी ही लगाना पड़ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट को डील करने के लिए उसके पास कोई और ऑप्शन ना बचे तो इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है। लेकिन ये किस ग्राउंड पे लगता है। ग्राउंड इसका जो है जब भी थ्रेट हो सिक्योरिटी पे। याद रखना कि इमरजेंसी प्रोक्लेम तभी होता है, नेशनल इमरजेंसी का दिया हुआ है, थ्रेट ऑन द सिक्योरिटी। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब नेशनल इमरजेंसी को पढ़ेंगे। तो जब थ्रेट हो, इंडिया के सिक्योरिटी पे थ्रेट हो, चाहे वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेट हो या देश का पॉलिटिकल सिक्योरिटी थ्रेट हो, या हम कह सकते हैं थ्रेट का मतलब इंटरनली सिक्योरिटी थ्रेट हो या एक्सटर्नली थ्रेट हो, तो जो ग्राउंड बनता है ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, हम ये भी देखेंगे किस ग्राउंड पे ये लगता है, ये हम डिटेल चर्चा करेंगे किस ग्राउंड पे लगता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विचार जो है हम वॉल्यूम 7 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में हम वो जानेंगे और इम्पैक्ट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल, डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ इमरजेंसी। तो जहाँ तक हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इमरजेंसी का मतलब ये हुआ कि मीनिंग ऑफ इमरजेंसी का मतलब ये हुआ when government does not have any other options to solve such a abnormal situation whenever it arises। फिर से, if any abnormal situation, if any abnormal situations arise which threat the security of इंडिया। ये बेसिकली नेशनल इमरजेंसी के केस में होगा, लेकिन स्टेट इमरजेंसी के केस में थ्रेट्स ऑफ इंडिया पे नहीं लगेगा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का वायलेशन पे लगेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी के अंदर क्या होगा, सिक्योरिटी का जो थ्रेट दो आधार पे हो सकता है। एक हो सकता है एक्सटर्नल ग्रह, एक्सटर्नली हो सकता है, और दूसरा हो सकता है इंटरनली। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। इंडिया का जो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है वो एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली का ग्राउंड हो सकता है वार, जो ये नेशनल इमरजेंसी केस में बता रहे हैं, वार हो सकता है या एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, और इंटरनली हो सकता है आर्म रिबेलियन, आर्म रिबेलियन। हालांकि इसका डिटेल में हम डिस्कस तो करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इफ एनी एबनॉर्मल सिचुएशंस arise which threats the security of India, which threat, ठीक है, the security of India, या इंडिया के किसी पार्ट को, इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट करता है, चाहे वो एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, तो इमरजेंसी प्रोविजन रखा गया था, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसमें और भी पढ़ेंगे। तो उस आधार पे जो लगाया गया था, सॉरी, इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, इमरजेंसी का प्रोविजन रखा जा रहा था, तो इस पर डिबेट हो रही थी। डिबेट के कंटेक्स्ट में बी आर अम्बेडकर ने क्या अपना ओपिनियन दिया था वो हम लोग समझेंगे, और इसका इम्पैक्ट। बी आर अम्बेडकर कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन के ऊपर, इससे पहले ये भी बता देते हैं कि जो इमरजेंसी लगाने के पीछे रैशनल है,
इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वाई इमरजेंसी, इसको अगर डिस्कस कर लिए हैं तो थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे कि वाई इमरजेंसी, इमरजेंसी वाई इमरजेंसी, वाई इमरजेंसी, वाई इमरजेंसी। तो इमरजेंसी क्यों लगाया जाता है? तो मैंने कहा ना कि टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन, एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जिसको इफेक्टिवली सॉल्व करना हो, इफेक्टिव वे में, इफेक्टिवली, तो उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, या फिर टू सेफ गार्ड, टू सेफ गार्ड, क्या बचाना हो? अगर देश की किसी एक चीज पे खतरा हो या या सभी पे खतरा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया की सिक्योरिटी पे थ्रेट हो, अभी हम जिसे डिस्कस कर रहे थे, सॉवरेनिटी पे थ्रेट हो, इंटीग्रिटी पे थ्रेट हो, इंटीग्रिटी पे थ्रेट हो, यूनिटी पे थ्रेट हो, या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे अगर, या फिर खुद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर थ्रेट हो, कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर इनमें से कोई भी, अगर इन सब पे अगर किसी, इन सब में से किसी पे भी या सभी पे अगर थ्रेट हो, तो इन सब को बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने, यानी सेफ करने के लिए भी इमरजेंसी लगाया जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड जो बेसिकली ऑन व्हाट ग्राउंड, अब जैसे स्टेट इमरजेंसी लगेगा, तो स्टेट इमरजेंसी क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशंस के नॉर्म्स में जो बातें लिखी गई है, अगर उस बात को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है, तो उसे फॉलो करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी का खतरा हो नहीं सकता है, सॉवरेनिटी की पूरी इंडिया की बात नहीं आएगी, तो वहाँ पे हो सकता है। देश में अगर यूनिटी की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें खतरा है, तो वहाँ भी लगाया जा सकता है। तो मतलब कोई भी सिचुएशन, अगर कोई भी हालात अगर ऐसा हो जाता है, तो उसे बोला गया है टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे सरकार के पास सॉल्व करने के लिए नॉर्मल सिचुएशन, यानी नॉर्मल हालात में या नॉर्मल हालात से सॉल्व नहीं हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट समझते हैं। अगर इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इसका 3 तरह से इम्पैक्ट है, डिटेल पढ़ेंगे। इम्पैक्ट तो होता है, एक तो फंडामेंटल राइट पे होता है, बिल्कुल चेक करेंगे क्या क्या इम्पैक्ट होता है फंडामेंटल राइट पे, तो इस पर कौन कौन से आर्टिकल वो पढ़ेंगे। दूसरा होता है सेंटर स्टेट रिलेशन पे होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे फर्क पड़ता है, ये भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा होता है टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड असेंबली पे होता है, असेंबली और लोकसभा के टेन्योर, उस पर फर्क पड़ता है, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं, किसे जोड़ा गया बाद में, किसे नहीं जोड़ा गया, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सवाल आता है इम्पैक्ट के बाद हम ये वाला बात कर रहे थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था। हाँ, इसको थोड़ा समझते हैं। बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था, जब नेशनल इमरजेंसी जैसी चीज़ या स्टेट इमरजेंसी या भी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी या फिनेंशियल इमरजेंसी जैसी चीज़ का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जा रहा था, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि इमरजेंसी एक ऐसी खासियत होगी इस देश का जो बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किए ही यानी फेडरल से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी की खासियत, अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी की, अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स यही बताते हैं फीचर्स की, तो हमारा कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जितने भी रूल मेकिंग प्रोसेस है नॉर्मली क्या होते हैं, फेडरल होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होते हैं, फेडरल होते हैं। क्या होते हैं, फेडरल। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है, जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है, जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम होगा, तो ये फेडरल से कन्वर्ट किस में कर जाएगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा यूनिटरी में, यूनिटरी में, यानी ये कन्वर्ट करता है, वो भी
without any formal amendments of the constitution. Let me make it very clear, emergency provision is in the Indian constitution is very unique. Why? Because during normal situation our law making process between central and the state government remains always in a federal form, but whenever the emergency is proclaimed, the federal structure converts into unity. What does it means? State comes total control under the central government. मतलब जब भी इमरजेंसी लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट लिस्ट में कानून बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देता है काम करने के लिए, या उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, फेडरल होता है, जबकि इमरजेंसी प्रोविजन जब इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है तो वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी बिना अमेंडमेंट किए हुए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यही बात बोला था कि दुनिया के जितने भी देश में यानी फेडरल स्ट्रक्चर है, उन्होंने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका का फेडरलिज्म ऐसा है कि किसी भी कीमत पे यूनिटरी कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, इतना टाइट मोल्ड ऑफ वहाँ पे फेडरलिज्म है। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना टाइट मोल्ड में फेडरल स्ट्रक्चर वहाँ पे रखा गया है कि किसी भी सिचुएशन में यूनिटरी कन्वर्ट नहीं होगा, जबकि इंडिया का यानी फेडरल स्ट्रक्चर इस तरह से है, जब इमरजेंसी प्रोक्लेम होगा तो यानी फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी खासियत है। अब ऐसा क्यों है, हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताते हैं कि अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर जो बना है और इंडिया का फेडरल बना है, वो थोड़ी सी डिटेल बताते हैं, ज़्यादा नहीं। फेडरल्स अगर हम बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं, अमेरिका की बात करें और इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो फेडरलिज्म बना है अमेरिका का फेडरलिज्म से थोड़ा अलग है। हालांकि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया वो कनाडा से लिया गया। फिर से बताते हैं, फेडरलिज्म का जो प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, क्योंकि रेसिड्यूरी लिस्ट कनाडा में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और हमारे यहाँ भी रेसिड्यूरी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे लिस्ट नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा? यूनियन लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कानून कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। और कनकरेंट में दोनों गवर्नमेंट कानून बनाती है। और जो बच गया रेसिड्यूरी लिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं उसमें साइबर क्राइम नहीं था, तो ऐसी चीज़ों में तो इस पर जो कानून बनाएगी कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो 3 प्रकार की लिस्ट और नॉर्मली एक बच जाता है 4 बार। तो जो रेसिड्यूरी लिस्ट है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। वही प्रोविजन इंडिया में रखा गया है, वही प्रोविजन सेम चीज़, इसीलिए हमने फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका का फेडरल। अमेरिका का फेडरल एक ऐसा है कि वहाँ पे टाइट मोल्ड है, बिल्कुल वहाँ का जो फेडरल है बिल्कुल टाइट मोल्ड है, टाइट मोल्ड में है। क्यों है बताते हैं। अमेरिका की 13 कॉलोनी जब इंडिपेंडेंट हुई थी तो उन्होंने खुद आकर के, अमेरिका में जब 13 कॉलोनी इंडिपेंडेंट हुई थी, 13 कॉलोनी तो खुद आकर के उन्होंने फेडरेशन बनाया था। तो यहाँ का जो फेडरेशन बना वो क्या बना था? कमिंग टुगेदर फेडरेशन बना था। कमिंग टुगेदर फेडरेशन बना था। कमिंग टुगेदर फेडरेशन बना था। अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर बना है वो कमिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या है? सारी कॉलोनी आकर के एक साथ उन्होंने फेडरेशन बनाया था, इसीलिए यहाँ किसी भी प्रोविजन में ये फेडरल स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं। पर इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर क्या था? ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए यहाँ पे प्रोविजन रखा गया कि यानी फेडरल से यूनिटी में कन्वर्ट होता है, यही कारण से, होल्डिंग वजह से। क्यों होता है अब इसका थोड़ा सा हम कारण बताते हैं। जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसमें लगभग इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। उसमें से कुछ प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान चले फिर इंडिया में आ गए। अब उतने सारे प्रिंसली स्टेट अगर अलग रहते तो क्या इंडिया का कोई फ़ायदा होता फ्रीडम फाइटिंग का? उतना जो मेहनत से, उतने लोगों के जो बलिदान गए, उतने लोगों की जान दिए, क्या उसका कोई फ़ायदा होता? उन लोगों की जान की कोई फ़ायदा तो होता नहीं। तो
क्या रखा गया कि सारे स्टेट को, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, उन सबको क्या किया, मर्ज किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवा के। एक हुआ करता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते थे या मर्जर बोलते थे, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेशन या मर्जर। इस पे सारे प्रिंसली स्टेट को साइन करवा के इंडिया में मिलाया गया। ये सभी लोग ने साइन किया, मिला। तो उसमें से कुछ स्टेट ने आनाकानी भी कि मिलना नहीं चाहिए, जैसे एग्जाम्पल कश्मीर का मुद्दा हो, जूनागढ़ का हो, हैदराबाद का हो, सिक्किम का हो, क्योंकि माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन रखे गए थे प्रिंसली स्टेट के पास। या तो वो इंडिया में रह सकते हैं, यानी इंडिया में रह सकते हैं, या पाकिस्तान के पार्ट हो सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते थे। तो कश्मीर ने बोला मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, हैदराबाद ने पहले बोला इंडिपेंडेंट, बाद में बोला कि मुझे पाकिस्तान में जाना है, जूनागढ़ की वही कहानी। तो इसीलिए पर बाकी लोगों ने क्या किया कि इंडिया के इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या मर्जर पे साइन कर दिया। इसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए सरदार पटेल को यूनिटी ऑफ इंडिया का एक सिंबल माना जाता है, इसीलिए उनके नाम पे स्टैचू बनाया गया यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसकी कारण है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवा के सबको मिलाया गया। कुछ लोगों नहीं मिले, दिक्कत हुए, फिर बाद में मिल गए। तो ये कारण था। इसीलिए अगर ये सोचा गया कि सारे स्टेट को भी मिला रहे हैं एक साथ, कल अगर कोई अलग होना चाहेगा तो भी फेडरेशन का कोई मतलब बनेगा नहीं, फिर ये आज़ादी का कोई मतलब बनेगा नहीं इतनी मेहनत से। इसीलिए कोई स्टेट अलग से अलगाववाद नहीं कर सकता है, सेक्सेशन नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजन रखा है कि जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा देगी तो उसका ये फेडरेशन खत्म, यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा। इसीलिए ये बात, इसलिए बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अमेरिका का फेडरलिज्म इतना टाइट है, अमेरिका का जो फेडरलिज्म है इतना टाइट मोल्ड में है कि किसी भी परिस्थिति में यूनिटरी कन्वर्ट नहीं होगा। पर इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या काम करेगा, फेडरल तो काम करेगा, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगेगी वो फेडरल से यूनिटरी में कन्वर्ट होगा। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी यूनिक फीचर है। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चन पे डिस्कस किए, वाई पे डिस्कस, व्हेन इमरजेंसी कब लगाया जाता है। मैंने बताया कि सिचुएशन जब होगा तो, और अब तक कब लगाया गया, अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी जहाँ तक बात है 137 टाइम्स से भी ज़्यादा लगा है। लगभग 137 टाइम्स से ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन 137 के अप्रॉक्स में लगा होगा। ठीक है, कुछ एग्जैक्ट फिगर उस तरह से होगा। कौन लगाता है इमरजेंसी? सारे तीनों प्रकार की इमरजेंसी, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, फिनेंशियल इमरजेंसी हो, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करते हैं। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी हो तो पूरे इंडिया में या इंडिया के किसी पार्ट में, स्टेट इमरजेंसी हो तो स्टेट में, जिस स्टेट में प्रॉब्लम हुई वहाँ पे। और हाउ, कैसे लगाया जाता है, इसके लिए पार्लियामेंट क्या लिख के देगी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी, ये भी डिस्कस करेंगे। और कितने सारे अमेंडमेंट हुए इसके लेकर के, और कितने टाइप्स के इमरजेंसी है वो डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, आखिर इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बेसिक बात तो शुरू किए हैं, इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के नॉर्मल इमरजेंसी होते हैं, यानी नॉर्मल इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं। एक इमरजेंसी होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा होता है फिनेंशियल इमरजेंसी। 1 बाय 1 यानी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में अगर हम डिस्कस करेंगे, इसे मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, टाइप्स ऑफ अगर इमरजेंसी की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स से बहुत ही समझना पड़ेगा। पहला हो गया नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा हो गया, दिख रहा है, दिखना तो चाहिए, दूसरा हो गया प्रेसिडेंट रूल, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल को और भी 2 नाम से बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, या एक नाम और है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, और तीसरा जो होता है फिनेंशियल इमरजेंसी, फिनेंशियल
इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल कवर करता है, ये जो आर्टिकल कवर करता है इसमें, इसके लिए 352 है। इसके लिए जो आर्टिकल कवर है, आर्टिकल मेंशन है, वो है 356 है। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो 360 है। ये अब तक एक बार भी नहीं लगाया है, नॉट सो फार, येट नॉट प्रोक्लेम। हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं लगाया गया, और लगाने की नौबत आई थी पर लगा क्यों नहीं, ये अभी तक नहीं लगा है, लगा ही नहीं है। ये लगभग, हम श्योर नहीं फिगर पे, लगभग 135 या 37 टाइम्स के आसपास लग चुका है। इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा अब जहाँ पे स्टेट इमरजेंसी नहीं लगा हो या प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा हो। लगभग सारे स्टेट में लग चुके हैं, कहीं 4 बार, कहीं 5 बार, कहीं 3 बार, कहीं पे अलग अलग, कहीं 1 बार। और ये होता है, और ये अब तक 3 बार लग चुका है। ये कितना, 3 टाइम्स लग चुका है, 3 टाइम्स लग चुका है। 2 बार लगा है एक्सटर्नल ग्राउंड पे, 2 बार लगा है एक्सटर्नल ग्राउंड पे, और 1 बार लगा है इंटरनल ग्राउंड पे। 2 बार लगा है एक्सटर्नल ग्राउंड पे और 1 बार लगा है इंटरनल ग्राउंड पे। इंटरनल ग्राउंड पे, इंटरनल ग्राउंड पे लगा था वो, इंटरनल ग्राउंड पे कब लगा था, 25 जून 1975 प्रोक्लेम किया था प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद, सरकार थी इंदिरा गांधी की। ठीक है, एक बार इसको फर्स्ट पे 1 लिखेंगे, आई जैसा दिख रहा है। ठीक है, और 2 बार लगा है, 1 बार लगा है 1962 में, अक्टूबर 1962 में, और दूसरा बार लगा है 1971 में। क्यों लगा था, किसे लगा था, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस ग्राउंड पे लगा था, नहीं लगा था, किस ग्राउंड पे लगाया जाता है, हम टोटल डिस्कस करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सब कुछ। ये 137 टाइम्स के आसपास मेंशन करता है, तो हम वही फिगर मान लेते हैं। और ये लगने की हालात हुई थी लेकिन लगे नहीं। अब हम बात करते हैं, इसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के नाम से। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है। पॉपुलर में नेशनल इमरजेंसी हो गया, लेकिन बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसको नॉर्मली प्रेसिडेंट रूल ही बोला गया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ कोई रूल होता नहीं है, प्रेसिडेंट ही रूल करते हैं गवर्नर के थ्रू। तो अब तीनों नाम में क्या अंतर है हम बताते हैं। पहला, प्रेसिडेंट रूल। क्यों प्रेसिडेंट रूल? इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट रूल करते हैं गवर्नर के थ्रू। अच्छा, स्टेट इमरजेंसी क्यों बोला गया है? स्टेट इमरजेंसी इसलिए बोला गया क्योंकि ये स्टेट में ही लगता है। ये कहाँ लगता है? स्टेट में। जैसे इसको नेशनल इमरजेंसी, ये पूरा देश में लग सकता है या देश के किसी एक पार्ट में, पूरी इंडिया में, ये इंडिया के किसी पार्ट में। इसे स्टेट इमरजेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी स्टेट में ही लगेगा और पूरे इंडिया में तो लगेगा नहीं। तो एक स्टेट में या 2 स्टेट में या एक स्टेट में ही लगेगा, या स्टेट के किसी पार्ट में, तो किसी स्टेट में ही लगेगा। क्यों लगेगा, किस लिए लगेगा, क्या ग्राउंड है, अभी हम बताते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्यों बोला जाता है? इसके पीछे 2 कारण हैं। इसके पीछे पहला कारण है आर्टिकल 355, 356 कहता है, 355, 356 कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, 355 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट, डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर से बता रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि स्टेट गवर्नमेंट पे नज़र रखना कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। फिर से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, यूनियन गवर्नमेंट का काम है कि स्टेट गवर्नमेंट पे नज़र रखे, ध्यान दिए कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो 356 में ये प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस काम को देखे, स्टेट गवर्नमेंट को हटा दे, मतलब डिसमिस कर दे, या वहाँ पे स्टेट, यहाँ पे कहीं इमरजेंसी लगा दी। इसीलिए इसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का वायलेशन हुआ है। फिर से बताते हैं, आर्टिकल 355 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट पे नज़र रखे, देखे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग यदि काम नहीं कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, वो स्टेट इमरजेंसी वही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। और जब इमरजेंसी होगा तो प्रेसिडेंट वहाँ पे रूल करेंगे, लेकिन रूल प्रेसिडेंट नहीं करते, गवर्नर करता है, पर प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये, जबकि आर्टिकल 365 एक और है, आर्टिकल 365 इसकी भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ देश के हित के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को काम करने बोले या कंप्लाई करने बोले और स्टेट गवर्नमेंट मना कर दे, नहीं माने, जबकि वो देश के हित में हो, तो भी 365 के वायलेशन के ग्राउंड पे भी इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो हम इसे कह सकते हैं प्रकार का ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है स्टेट को, अगर नहीं किया, वायलेट किया, तभी लगाया जाता है इमरजेंसी। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन के मशीनरी के वायलेशन के आधार पे स्टेट क्यों, क्योंकि स्टेट में ही लगा, और प्रेसिडेंट रूल क्योंकि प्रेसिडेंट ही इसे रूल करते हैं। तीसरा है फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, अगर देश में फिनेंशियल सिक्योरिटी को थ्रेट हुआ है, हमने कहा ना कि नेशनल इमरजेंसी सिक्योरिटी ऑफ ऑन द थ्रेट, ये जो लगेगा ऑन द सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ इंडिया, जब ये सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, ये सिक्योरिटी को थ्रेट होगा तभी ये लगेगा। जबकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर इसकी थ्रेट हो जाए, थ्रेट का मतलब देश कर्ज में डूब जाए या देश के पास उतना पैसा ना हो कि बाहर से इंपोर्ट कर सके, तो लगा सकते हैं। जैसे इसकी एक कह सकते हैं कि सिचुएशन बनी थी 1980s के दशक में, जो 1990 में सिचुएशन कुछ अलग हो गया था। क्या हुआ था, इस समय इंडिया के पास, बात है 1990, 1990 या फिर 1989, इस समय की बात क्या हुई थी कि देश के पास 1988, 1989, 1990 में क्या हुआ था कि देश के आरबीआई के पास मात्र उतना ही फॉरेक्स यानी फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन करेंसी या फॉरेन रिजर्व करेंसी कहते हैं, यानी जी फॉरेन करेंसी बोलेंगे, इसको हम लोग डॉलर कहते हैं, उतना ही बचा था जितना में एक सप्ताह का या 1.5 सप्ताह या 2 सप्ताह का बाहर से सामान खरीद सके। जैसे हम सबको पता है उस समय भी इंडिया और आज भी इंडिया लगभग, उस समय इंडिया 80% बाहर से क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम, डीजल जैसी चीज़ यानी क्रूड ऑयल मंगवाता था। तब चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन कम थी और गाड़ियां कम थी, तो 20% तेल खपत इंडिया से फुलफिल हो जाती, डोमेस्टिक से हो जाता था इंडिया से, और लगभग 80% तेल जो होता था बाहर से आता था। आज हालात ऐसा है 2024 में, 2024-25 में, कि हम लगभग फिर से बताते हैं, लगभग 13% से ज़्यादा या 13% के आसपास में खुद डोमेस्टिक यानी अपने डोमेस्टिक लेवल पे ऑयल का प्रोडक्शन होता है, क्रूड ऑयल का। बाकी 87%, 86 से 87% क्रूड ऑयल हम आज लोग बाहर से मंगवाते हैं। तो इसे खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। बशर्ते अगर मैंने किसी कंट्री के साथ करेंसी स्वैप कर लिया तो हम रुपया में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर करेंसी स्वैप नहीं किए तो हम डॉलर चाहिए। तो अगर उसमें डॉलर क्या था, 1980 के दशक में, 90 में डॉलर मात्र 90 के समय में आया था, 1989 में $1 बिलियन से कुछ ज़्यादा अमाउंट बचा हुआ था, जो मात्र 1 या 1.5 सप्ताह के लिए क्रूड ऑयल खरीद सकता था। अब इंडिया की हालात ख़राब थी, इंडिया रशिया के पास उसमें नहीं जा सकता था कि रशिया जो था यूएसएसआर को लीड कर रहा था, लेकिन यूएसएसआर क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो चुका था। 1991 में रशिया भी डिसइंटीग्रेशन के कगार पर पहुंचा और वो डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। उसकी तो इकोनॉमिक हालत ऐसे ख़राब हो गया, तो इंडिया का एक खास दोस्त था, वहाँ जा नहीं सकता था। इंडिया चाइना की बनती नहीं थी, लड़ाई हो चुकी थी, और चाइना तो भी वो इमर्ज किया नहीं था उसमें। अमेरिका पास जा नहीं सकता था कि अमेरिका की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो या सीटो या सेंटो को इंडिया ज्वाइन किया नहीं, तो अमेरिका मदद कर नहीं सकता था। इंडिया ने कहाँ पहुँचा,
वर्ल्ड बैंक के पास और IMF के पास। जब इंडिया वर्ल्ड बैंक और IMF के पास जाता है तो वो कहता है, कंडीशन रखता है कि हम तुम्हें बेल आउट पैकेज, सॉरी बेल आउट नहीं, हम तुम्हें यानी डॉलर या अमाउंट क्या लोन तभी देंगे जब तुम अपनी बाजार जो है लाइसेंस परमिशन कोटा LPQ जो है उसको ख़त्म करके लिबरलाइज करोगे अपनी इकोनॉमी। लिबरलाइज करने मतलब उदार बनोगे, मतलब बाकियों को आने दोगे, रिस्ट्रिक्शन हटाओगे। तो इंडिया ने LPQ से LPG 1991 में अपनाया, यही कारण। इसको हम लोग इकोनॉमिक की सेक्शन में डिस्कस करेंगे। पहले LPQ हुआ करता था, बाद में क्या बना LPG। तो ये LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो कंसेप्ट है, तीनों कंसेप्ट ये 1991 में इंडिया ने अपनाया। उसमें PM थे PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इसी की वजह से इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हुआ। अब तो ये सिचुएशन बनता ही नहीं है, अब तक तो लगा नहीं। अभी इंडिया के पास RBI के पास लगभग, अभी RBI के पास लगभग 650 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अमाउंट है। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा हमको लगता है। इंडिया तो 5th ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देख रहा है, फिर 247 तक टॉप मोस्ट इकोनॉमी में देख रहा है। तो चांस नहीं बनता कि कभी ये फिनेंशियल सिचुएशन यहाँ पे इंडिया में थ्रेट पैदा करे और फिनेंशियल इमरजेंसी हो। तो ये तो बेसिक डिस्क्रिप्शन हम नहीं कर सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन हुआ इमरजेंसी को लेकर के। इसके नेक्स्ट वीडियो में इस इमरजेंसी को यानी नेशनल इमरजेंसी का ही चर्चा करेंगे। नेशनल इमरजेंसी को पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, इसका इम्पैक्ट, इसके अंदर जो प्रोविजंस हुए, सो अमेंडमेंट और कितने बार अमेंड यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या क्या मेंशन किया गया, पहले ग्राउंड क्या था, अब क्या हुआ, वो सारे डिस्कस करेंगे। किस ग्राउंड पे लगाया गया था, क्या हुआ था उसमें, ये भी लगाएंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इस इमरजेंसी बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इससे रिलेटेड जो मेंस के जो क्वेश्चन है IAS के PT और मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको चर्चा करेंगे। कोई भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स या मेंस में, उसका भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से फिर इस चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।